हेलो स्टूडेंट, एक क्लास इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है। तो अब तक हम इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे थियरी में, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसमें 2-3 चैप्टर और बच गए हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का है, थोड़ा सा अर्थिंग का हल्का सा बाकी है, और ये मतलब ट्रांसफार्मर है, और कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें मेन चैप्टर अभी ट्रांसफार्मर हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद तब हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर जो बचा हुआ चैप्टर उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने तुमको बताया हुआ है, अभी तुम लोगों को फर्स्ट ईयर वालों को तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन सेकेंड ईयर वालों को हमने पढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो जनरेशन होता है वो 11 kV पे किया जाता है। तो जनरली हमने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल्स लाइन में 2 टर्म होती है, एक होती है वोल्टेज ड्रॉप जो IR होती है, और एक होती है पावर लॉस जो I²R होती है। मतलब ये जो है वोल्टेज ड्रॉप है और ये पावर लॉस है। होता क्या है इसमें कि जैसे जनरली हम अपने घरों के पास देखें तो हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो जैसे जैसे दूरी हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर से बढ़ाते आएंगे तो वैसे वैसे वोल्टेज हमारा क्या होता है, दूरी मतलब हो जाता है, तो लाइन की लंबाई बढ़ जाती है, तो वोल्टेज का ड्रॉप लगता है उन्हें, और वोल्टेज के ड्रॉप होने के साथ साथ पावर का भी लॉस होने लगता है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है कई 100-1,000 किलोमीटर तक जाती हैं। तो यदि हम 11 kV की वोल्टेज को, 11 kV चूँकि हमारा अल्टरनेटर जनरेट करता है, तो 11 kV को काफ़ी दूर तक लेके हम जाएंगे इसको ट्रांसमिट करके, तो ये घटते घटते बहुत कम हो जाएगा, 1000 वोल्टेज 2000 4000 कुछ हो सकता है, तो इतना कम हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसमिट करके यहाँ ले जाना, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाना, फिर यूटिलाइजेशन तक ले जाने में क्या होगा, मतलब जो 4 टर्म है हमारे, एक तो हमने यूटिलाइजेशन कर मतलब उसमें इसका जनरेशन कर लिया, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन हमने किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और फिर जाके यूटिलाइजेशन किया। तो यदि वोल्टेज 11 kV की जनरेट हो रही है तो ये यूटिलाइजेशन पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते इतनी कम हो जाएगी कि उसके थ्रू हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब जो मशीनें हमारी 11 kV की डिज़ाइन है, उसके 11 kV जाते जाते हमको 1000 वोल्ट भी जाते जाते वहाँ पे न मिले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक। क्लियर है? तो इसीलिए हम करते क्या हैं कि जो हमारी प्रक्रिया होती है जनरेशन से लेके यूटिलाइजेशन तक जाने में, जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा होता है। इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं सेकेंड ईयर वालों को, फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो अभी नया है। तो इस प्रक्रिया में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें 2 काम मुख्य रूप से होता है। एक होता है वोल्टेज ड्रॉप जो IR होता है, और एक होता है पावर लॉस जो I²R होता है। तो ये इसका मान बहुत अधिक हो जाता है, और मुख्य रूप से वो डिपेंड करता है I पे। देखो दोनों फार्मूले में I है, करंट है, तो हम क्या करते हैं, हम करंट को कम करेंगे। तो करंट को कम कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी जो पावर होती है, हमने बताया हुआ है कि पावर जो होती है किसी लाइन में, पावर कांस्टेंट होती है। पावर क्या होता है, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो पावर P = होता है V × I। ये फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे। तो P तो फिक्स है, जब P फिक्स है तो V और I में एक दूसरे को बदलने पे एक बदलेगा। तो यदि देखो यहाँ पे, यदि V और I को मतलब हम V को बढ़ा रहे हैं तो I क्या होगा, एब्सोल्यूटली कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पावर हमारी 100 है, सपोज दैट, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, मान लो पावर क्या है 100 है, और वोल्टेज हमारा मान लो 10 वोल्टेज है, और मान लो 10 की करंट है। ठीक है, हमने वोल्टेज को 20 कर दिया, करंट क्या हो गई, कम हो गई। वोल्टेज को और कम कर दिया, 2 हो गया। इसको 100 कर दिया, क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, V और I, हम इसको समझ लेते हैं ऐसे, V और I, तो करंट क्या हो रही है, घट रही है। तो जब करंट घटेगी, करंट यहाँ पे घटेगी, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी घट जाएगा और पावर लॉस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो R तो फिक्स ही है, R तो किसी कंडक्टर का दूरी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन क्या है इसकी मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि हमारा मटेरियल जो कंडक्टर हम बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं। हालांकि लंबाई बढ़ने से थोड़ा बढ़ेगा जरूर, जो कि फार्मूला होता है R = ρ × L/A। तो ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पर निर्भर करेगा, लेकिन फिर भी विशेष तौर पर इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये तो हम लोग फर्स्ट ईयर में शुरुआत में पढ़ा चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में हो चुका है।
तो यहाँ पे मेन काम हमारा क्या है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। यदि ये सब लॉस नहीं होता, 11 kV का जनरेशन हो रहा है, उतना ही यूटिलाइजेशन पॉइंट तक पहुँच जाता, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब लाइन हम लंबी ले जाते हैं तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस क्या होता है, दोनों बढ़ जाता है। दोनों डिपेंड किस पे करता है, करंट आई पे। तो करंट आई पे कम करता है, तो आई को कम करने के लिए हम भी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखो भी बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगा, आई कम हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस क्या हो जाएगा, दोनों कम हो जाएगा। क्लियर है। तो हम ट्रांसमिशन में वोल्टेज जितना हमारा मतलब पैदा होता है, वहाँ पे जनरेशन में जितना वोल्टेज पैदा होता है, तो ट्रांसमिट करने के लिए उस वोल्टेज को हम 11 kV न करके उसको हम बढ़ा देते हैं। क्लियर है। बढ़ाते क्यों हैं, इसलिए बढ़ाते हैं कि जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट का मान कम हो जाएगा, और करंट का मान जब ही कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस ये दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, जब कम हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगी, आसानी से मतलब उसमें लॉसेस कम होगी, ड्रॉपेज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई ट्रांसमिशन की बात। लेकिन मान लो यदि 11 kV को हम ट्रांसमिट करके 400 में ले गए, फिर 400 से 132 में 220 में ले गए, फिर इसको 132 किया, फिर 33 किया, हम करते जाएंगे, तो हम देख रहे हैं एक बार तो हमको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इसके बाद हम लेते जाएंगे तो क्या होगा, घटता जा रहा है। तो एक बार वोल्टेज को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और एक बार वोल्टेज को घटाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का जो काम है, यही काम ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या होता है, किया जाता है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि मुख्य रूप से वोल्टेज को क्या करना, स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना। तो दोनों का रीजन है। ट्रांसमिशन के लिए तो पहले चरण में जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा उसमें हम स्टेप अप कर देंगे, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो होगा उसमें क्या करेंगे, डाउन करते चले जाएंगे। तो जो ट्रांसफार्मर का मुख्य काम है वो क्या है, वो है वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना। ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या हो गया, ये हो गया। चलिए, अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे, मतलब ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर पेपर में आता ही आता है, और इससे बहुत अधिक क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। मशीन का इसे हृदय जो हार्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एसी पढ़ाई जाती है उसका जान माना जाता है, मतलब दिल लिखा जाता है। इसी के थ्रू जितनी वर्किंग सिस्टम है एसी में, सारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जनरली इस पे ऑब्जेक्टिव एक लाइन में पूछ लेता है, तो आपको याद रख लेना है कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, इसको हम जनरली समझ लेते हैं। देखो, मान लो हमें यहाँ पे कॉइल हमने ले लिया एक, और एक कॉइल इसके बगल में रख लिया। ठीक है। इस कॉइल में हमने एसी सप्लाई दे दिया। क्या दे दिया, एसी सप्लाई दे दिया। तो एसी सप्लाई दोगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ पैदा होगा, और ये चूंकि एसी सप्लाई है तो ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब ये रोटेटिंग कह सकते हैं हम। तो इसके थ्रू जो इसमें फ्लक्स बनेगा, जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, ऐसे फ्लक्स बनेगा, ऐसे फ्लक्स चारों में बनेगा, ऐसे बनेगा। वही मतलब जो NS मैग्नेट में बनता है चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये क्या करेगा, ये रोटेटिंग जो इसमें फ्लक्स बनेगा वो क्या करेगा, इस सेकेंडरी वाला कॉइल जो इसमें रखा है इसको क्या करेगा, लिंक करेगा। तो लिंक करने के नाते इसको कट करेगा, इसी नाते इसमें भी एक EMF क्या हो गया, पैदा हो गया, जो किसकी वजह से हुआ, इस कॉइल की वजह से हुआ। मतलब ये कॉइल डायरेक्ट इससे जुड़ी नहीं है, ये क्या है, इसके संपर्क में रखी गई है। और यही चूँकि इसमें हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो एसी सप्लाई होने के नाते इसमें वेरिएबल फ्लक्स पैदा होगा, और इसी वेरिएबल फ्लक्स की वजह से क्या होगा, इसके संपर्क में आने से म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब एक की वजह से इसमें भी EMF प्रेरित हो जाएगा। इसलिए इस वाले EMF को हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहला आपका जवाब होगा कि यह फैराडे के क्या, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम जो होता है उसी में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। और ये जानने के लिए फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, मैग्नेटिक सर्किट में आ गया है कि जब कोई चालक किसी चुम्बकीय फ्लक्स को काटता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है कि पैदा होने वाला जो EMF होता है ये क्या होता है, E बराबर N d∅/dt के, मतलब फ्लक्स परिवर्तन के दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो फैराडे का रूल्स है। उसी में मतलब ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी चीज़ें हमने दोनों पढ़ा चुके हैं कि एक कॉइल में
हमने 2 कॉयल ले लिया। अब देखो एक कॉयल में एसी सप्लाई यहाँ से दिया तो इसकी वजह से इसमें वेरिएबल ईएमएफ पैदा हुआ और ये ईएमएफ क्या होगा, इसको लिंक कर रहा है दूसरे वाले कॉयल को, ये संपर्क में नहीं है। तो इसमें ये चीज़ याद रखना है कि इसमें जो दोनों कॉयल आपस में मैग्नेटिकली जुड़ी होती हैं, इलेक्ट्रिकली एक साथ जुड़ी नहीं होती हैं। तो सप्लाई हम केवल एक वाले को देते हैं और दूसरे में ईएमएफ क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, चलिए कैसे होता है ये चीज़ देख लेते हैं हम कि यदि किसी कॉइल में एसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा, उस कॉइल में, इस कॉइल में मान लो एसी सप्लाई दी जा रही है जिसमें वेरिएबल ईएमएफ क्या होगा, सेट हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि जो वेरिएबल मतलब परिवर्ती, बदलने वाला, तो बदलने का रीज़न क्या है कि क्यों बदल रहा है, क्योंकि बदलने का रीज़न ये है कि एसी में जानते हो जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखो इसमें देखो ध्यान से, तो हर टाइम पीरियड पे देखो, अब देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हर चीज़ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो ये मतलब इसलिए बदलता है कि हर पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सर्किल एक पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया एसी का, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड की बात करें या फिर जो भी चीज़ है तो यहाँ पर हमेशा क्या हो रही है, बदल रही है हर वक्त। तो हर समय पे क्या है, वेरिएबल होगा। तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होने के नाते क्या होगा, इसमें फ्लक्स सेटअप होगा। यही चीज़ मान लीजिए डीसी रहता तो डीसी में क्या वेरिएबल फ्लक्स बनता, नहीं बनता, क्योंकि इसमें हर जगह क्या है, डीसी पे क्या होगा, हर जगह समान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल बनेगा। क्यों वेरिएबल बनेगा, क्योंकि ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के कारण। तो ये भी चीज़ पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन एसी में होता है कि डीसी में होता है, तो आप हमेशा बताओगे किस में होगा, एसी में ही होगा। डीसी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीसी में जो होता है इसमें फ्रीक्वेंसी एफ का मान 0 होता है। तो लाइन सीधी हो जाएगी डीसी में, तो सबकी दूरी क्या है, सेम है, इसमें कोई वेरिएशन हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, नीचे होगा, छोटा बड़ा हो रहा, नहीं हो रहा है। फिर मतलब 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फिर घटते घटते 0 हो गया, फिर निगेटिव में घटते घटते मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ 0 हो गया। तो इसमें वेरिएबल मतलब चेंजिंग हो रहा है। तो ये रीजन किसकी वजह से हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है। क्लियर है। चलिए, तो जब वेरिएबल यहाँ पे बनेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, इसमें एक वेरिएबल फ्लक्स भी सेटअप होगा। और इस वेरिएबल फ्लक्स के माध्यम से क्या होगा, इस वेरिएबल जो फ्लक्स इसमें बन रहा है, यदि इसके बगल में हम दूसरा कॉइल रखेंगे तो इस कॉइल में भी एक ईएमएफ क्या होगा, सेटअप हो जाएगा। ईएमएफ सेटअप क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल फ्लक्स सेटअप हो रहा है। क्या हो रहा है, वेरिएबल फ्लक्स सेटअप हो रहा है। और ये जो कॉइल रखा है इसके बीच एक सापेक्ष गति उत्पन्न हो जाएगी। और इसी गति की वजह से इसमें कॉइल में, किस कॉइल में, जो दूसरा कॉइल इसके संपर्क में रखा गया है, इसमें एक ईएमएफ क्या होगा, पैदा हो जाएगा। और इसी ईएमएफ की वजह से जो दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ पैदा होती है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें एक ही सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बताओगे उसमें यदि उस तरह पूछा गया कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पे काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या होता है, हम ऑलरेडी आपको मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा चुके हैं क्लासेज में। और एक पूछा जाए किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्शन में रहेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन पे। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि एक कॉइल में यदि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं एसी, तो दूसरे कॉइल का क्या होता है, इंडक्शन होगा, जिससे उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि डीसी पे ट्रांसफार्मर कार्य क्यों नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि एज ए म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है और डीसी में फ्रीक्वेंसी न होने की वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता है। आगे हम बताएंगे कि यदि एसी की जगह डीसी पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। अभी हम बेसिक्स इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सिद्धांत की बात। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब संरचना। तो अभी देखो हमने बताया कि इसमें 2 कॉइल होती है। एक कॉइल को हम सप्लाई देते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, लोड से जोड़ते हैं, मतलब दूसरे कॉइल को सप्लाई नहीं देते हैं। तो इस कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल का क्या होता है, म्यूचुअली इंडक्शन होता है। क्लियर है। चलिए, अब देखो जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें मुख्य रूप से जो भाग होती है, बाइंडिंग होती है, लेमिनेटेड कोर होता है, कंटेनर होता है, और क्या होता है, टर्मिनल होता है। 4 चीज़ है, चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो देखो ये जो डिज़ाइन देख रहे हो, इसमें देखो ए वाला जो हिस्सा है क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग है। क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग। याद रखना, प्राइमरी बाइंडिंग वो होती है जो हमेशा एसी सप्लाई से जो सिरा उसका जुड़ा होता है। ठीक है। चलो, दूसरा क्या है, जो चीज़ लोड से जुड़ा होता है, जिस साइड हम लोड को लगाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी बाइंडिंग।
यानी जो सप्लाई से जुड़ा होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा, जो लोड से जुड़ा होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। और ये बीच का जो हिस्सा जिस पे बाइंडिंग लपेटी जाती है वो लेमिनेटेड स्टील की क्या होती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। और सिलिकॉन स्टील से लेमिनेट क्यों किया जाता है, ईडी करंट लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। तो इसके डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको समझ लेते हैं। देखो लेमिनेटेड का स्टील कोर है, ये वाला प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये भी पूछा जाता है सवाल कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी होती है ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती है कि मैग्नेटिकली होती है, मतलब ये चुंबकीय रूप से होती है कि विद्युत रूप से होती है। तो इलेक्ट्रिकली का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई तार है, ऐसे तार है, ठीक है, और ये तार है, तो ये तार जब आपस में जुड़ा नहीं रहेगा तो करंट इसमें से इसमें जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि यहाँ पे देखो चुंबक दूर रहते हैं, जैसे एन और एस हम देखते हैं इस तरह से विपरीत पोल के, तो ये दोनों दूर रहते हैं लेकिन फिर भी हम सटाते हैं तो एक बल का अनुभव लगता है, नहीं लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बिना करीब आए दूर से ही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक में क्या हो, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है इसमें इन दोनों का एक साथ जुड़ा रहना क्या है, जरूरी है। ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी होती है ये आपस में चुंबकीय रूप से कनेक्ट होती है, न कि इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लासेज में आगे जो बाइंडिंग है, लेमिनेटेड कोर है, कंटेनर पूरा इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के और कितने बेसिस के हिसाब से इसको बांटा गया है, ठीक है। ओके।